हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन सिक्योरिटी। अब कॉमन सिक्योरिटी होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि जब तक हर एक नेशन सेफ़ नहीं होगा, हर एक नेशन कलेक्टिवली सिक्योर नहीं होगा, तब तक कोई एक पार्टिकुलर नेशन सेफ़ नहीं हो सकता। मतलब कि हर एक नेशन का दूसरे नेशन के सिक्योरिटी से कनेक्शन है। इसका एक प्राइम एग्जांपल आपका रसिया यूक्रेन वार हुआ, जहाँ पे एक नेशन के कारण जो रसिया ने स्टार्ट किया था जो वार, उसका इम्पैक्ट हर एक वर्ल्ड ओवर, मतलब कि जितने कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ओवर सब पे पड़ा। 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपका कॉमन सिक्योरिटी से कनेक्ट करता है। वो है कि सारे लोग, ठीक है, उन्हें उनका हक है कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, उनको किसी तरह का डर ना हो और उनके पास फ्रीडम हो, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट हो। ठीक है, पहला। दूसरा है कि जो अलग अलग नेशंस हैं उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, सो दैट पीपल जो लोग हैं वो पीसफुली रह सकें और एक सस्टेनेबल ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो। तो यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ वेपन वाइज ही नहीं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण भी जो सिक्योरिटी थ्रेट है, या फिर कोविड के कारण कहीं कोई एक देश में स्टार्ट हुआ और पूरी ह्यूमैनिटी ने सफ़र किया। तो ये जो कॉमन सिक्योरिटी है का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ब्रॉड है और जो आपका ट्रेडिशनल या नैरो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है उसके बियॉन्ड जाता है, क्योंकि इसमें आपका क्लाइमेट चेंज भी है, वेपन्स रिलेटेड भी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के कारण भी जो थ्रेट्स हैं उसके कारण है, फिर वार्स जो हो रहे हैं। तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको कंबाइन करके है। तीसरा है इसका प्रिंसिपल कि देयर कैन बी नो कॉमन सिक्योरिटी विदाउट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। जैसा मैंने कहा, न्यूक्लियर या इस तरह के जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं या मिलिट्री पे जो जिस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहा है, जबकि हमारे ह्यूमैनिटी को अलग अलग प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग पॉवर्टी, ठीक है, हंगर, उसके बावजूद हम लोग मिलिट्री में स्पेंड कर रहे हैं। तो तीसरा प्रिंसिपल यही है कि हमें मिलिट्री में कम स्पेंड करना चाहिए, हमें न्यूक्लियर वेपन का डिसआर्मामेंट करना चाहिए, जो जितने कम हो सके उतने वेपन्स रखना चाहिए। चौथा है इसमें कि ग्लोबल एंड रीजनल कोऑपरेशन, मल्टीलैटरलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। मतलब कि देखिए, जैसे जो यूएन का है या फिर जो वैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड ओवर के लिए रूल्स बनाती हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज, ठीक है, जिसको चाइना अभी नहीं फॉलो कर रहा है। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है इसको फॉलो करना भी आपका कॉमन सिक्योरिटी प्रिंसिपल के मतलब विद इन आता है। फिर नेक्स्ट है आपका डायलॉग एंड कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। मतलब कि जहाँ तक हो सके हमें जो कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन मेजर्स हैं उस पे काम करना चाहिए, जो नेशन से एक दूसरे से उन्हें बात करना चाहिए ताकि मिनिमम कन्फ्लिक्ट हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कि जो बेटर रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज से लेके साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक थ्रेट जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो आउटर स्पेस है, ठीक है, उसका यूसेज कैसे होगा, क्योंकि ये कॉमन रिसोर्स है जो आउटर स्पेस है, लेकिन कोई एक नेशन अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकता या जो पूरी ह्यूमैनिटी की सिक्योरिटी को थ्रेट में नहीं डाल सकता अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अगर हम देखें क्या ड्राइव कर रहा है, की ड्राइवर्स जो सेव कर रहा है इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप, तो देखिए, एक तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, चाहे वो वेपन्स में हो या जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हो वो। दूसरा है आपका रिसोर्स, क्लाइमेट चेंज और मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। मतलब कि देखिए, रिसोर्स चाहे वो पानी ही हो, नदियाँ ही हो, ठीक है, जैसे लोअर राइपेरियन स्टेट्स हो गए, अपर राइपेरियन स्टेट, दोनों चाहता है कंट्रोल करना पानी को, नदी को। उसी तरह क्लाइमेट का इशू है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आइलैंड नेशन उसका मेजर उन्हें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा है आपका एफिशिएंट गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए अगर गवर्नेंस अच्छा नहीं है, कहीं पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे करप्शन बहुत ज़्यादा है और सिविल वार्स हो रहा है, तो पूरा नेशन सफ़र करता है और उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट जो बाकी कंट्रीज़ हैं उस पर भी देखने को मिलता है। इसका प्राइम एग्जांपल होगा आपका अफ़गानिस्तान, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें अनस्टेबल हुई और जो आसपास के देश हैं सफ़र करते हैं जब जिस तरह से तालिबान का राइज़ हुआ। उसके बाद चौथा है आपका जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, क्योंकि हर एक जो कंट्री है वो चाहता है कि अपनी ज्योग्राफी को यूज़ करे अपने बेनिफिट के लिए, और कई बार इस कारण बाकी जो देश हैं वो उनको सफ़र करना पड़ता है। उसके बाद डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, देखिए कहीं कुछ जो देश हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे देश, माइग्रेंट्स का इशू उन्हें फेस करना पड़ा और
यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो वहाँ पे ज़्यादा ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक है, और उन्हें यूथ चाहिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन चाहिए, जो कि माइग्रेंट्स वहाँ जाके उन्हें दे रहे हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, कुछ जैसे इंडिया बहुत जवान देश है, बहुत युवा देश है, और उसी तरह आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखोगे तो वहाँ पे ओल्ड एज की तरफ के ज़्यादा लोग हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैं ये भी सिक्योरिटी लैंडस्केप पे इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो माइग्रेंट का इशू है यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बड़ा इशू बन गया है। उसके बाद जो छठा है आपका सोशल कोहेसन एंड ट्रस्ट, मतलब कि देखिए जैसे श्रीलंका में अगर आप देखो तो तमिलियन का इशू था, तमिल और जो वहाँ के जो लोकल है सिन्हालीज, तो वहाँ पे अगर लोगों के बीच में ट्रस्ट होगा तो पूरा कंट्री और ज़्यादा सिक्योर्ड होता। लेकिन दोनों जो कम्युनिटी है उसके बीच में ट्रस्ट नहीं है। उसी तरह रोहिंग्या का इशू आप देख लो म्यांमार में। तो अलग अलग नेशन में अलग अलग इस तरह से जो सोशल कोहेसन का प्रॉब्लम है उसके कारण अलग तरह के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। लास्टली आपका हाइब्रिड या एसिमेट्रिकल थ्रेट, क्योंकि देखिए अब जो टाइम है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, तो जो थ्रेट्स हैं वो बियॉन्ड जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं या जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उससे बियॉन्ड जा चुका है। हम आउटर स्पेस को भी यूज़ करना चाहते हैं। हम जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या अलग अलग नए टेक्नोलॉजीज़ हों, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स के बारे में बात होती है। तो इस तरह के बहुत हाइब्रिड और एसिमेट्रिकल थ्रेट्स हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने समझा क्या कि ड्राइवर्स जो हैं, अब हम जो पूरा आर्टिकल है जो मैंने कहा कि कंसेप्ट ऑफ कॉमन सिक्योरिटी, जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसा नोशन है जो कि इस एजम्पशन पे है कि कोई नेशन या कम्युनिटी या इंडिविजुअल सेफ तब तक नहीं है जब तक कि जो दूसरा नेशन या कम्युनिटी और इंडिविजुअल सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी नहीं करता। मतलब कि अगर ए है, ठीक है, ये तब तक सेफ़ नहीं हो सकता जब तक बी भी सेफ़ ना हो, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट आज के टाइम में, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। मतलब कि अगर एक जैसे अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी है तो बाकी कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम होगा। रसिया यूक्रेन वार चल रहा है तो बाकी कंट्रीज़ में भी आपको पता है लॉजिस्टिक्स से लेके एनर्जी सिक्योरिटी से लेके वीट सप्लाई तक का प्रॉब्लम हुआ। उसी तरह उसका प्राइम एग्जांपल अभी कोविड का देखा आपने, फिर अफ़गानिस्तान का देखा आपने, फिर रसिया यूक्रेन वार का देखा आपने। और जो द कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी गोज़ बियॉन्ड द नैरो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। जैसा मैंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बियॉन्ड जाता है, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ सिक्योरिटी है कि सिर्फ जो स्टेट है वो सिर्फ जो बाहरी स्टेट अटैक करेगा तभी थ्रेट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नए नए फॉर्म ऑफ थ्रेट्स इमर्ज कर रहे हैं स्टेट के विद इन भी, ठीक है। द नोशन ऑफ कॉमन सिक्योरिटी इज़ अबाउट नॉन वायलेंट अप्रोचेज़। रिस्क अगर हम देखें कॉमन सिक्योरिटी का, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो सिक्योरिटी है, कॉमन सिक्योरिटी, उसको क्या क्या थ्रेट है। तो एक तो जिस तरह से चैलेंज हो रहा है टू मल्टीलैटरलिज्म इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब कि आप देखोगे मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर्स इमर्ज कर रहे हैं। चाहे वो वेस्ट में अगर आप देखो तो पैलेस्टाइन इज़राइल वाला इशू, इसी तरह ईरान और अगर आप देखो तो ईरान चैलेंज कर रहा है, सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। फिर आपका वेस्ट एशिया में अगर आप देखो उसी तरह चाइना का जो इमरजेंस है और यूएसए के हेजमॉनी को चैलेंज कर रहा है आपका चाइना, साथ में रसिया का जो राइज़ है, उसी तरह यमन, सीरिया, यूक्रेन, ये सारे दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक तरह से अभी उस पर प्रेशर है, ठीक है, उसको चैलेंज मिल रहा है। दूसरा है मिलिट्राइजेशन। अभी के टाइम में बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया, आपको पता है कितना पैसा खर्च कर रहा है मिलिट्राइजेशन में, जबकि हमारे पास हमारे यहाँ बाकी प्रॉब्लम भी है, जैसे गरीबी है, बहुत ज़्यादा हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तब भी हम मिलिट्री पे एक मेजर जो चंक है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप जो एक एडेड प्रॉब्लम है आपका न्यूक्लियर जो आर्म्ड स्टेट है, ठीक है, स्पेशली जब नॉर्थ कोरिया जैसे देश के पास आपका न्यूक्लियर वेपन है तो वो कितना बड़ा थ्रेट है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया कितना अनस्टेबल वहाँ की रेजीम है, तो उसके कारण पूरे वर्ल्ड को एक थ्रेट है। उसी तरह जैसा मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स है इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इसके बावजूद भी हम वेपन्स पे स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो ये मिलिट्राइजेशन कॉमन सिक्योरिटी के लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो मैं बता रही हूँ। तीसरा है कि
जो ऑथोरिटेरियन रेजीम्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और जो डेमोक्रेटिक जो ऑथोरिटेरियन रेजीम श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस, मतलब कि ऑथोरिटेरियन रेजीम जो है वो धीरे धीरे आपका जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि आपका इसका प्राइम एग्जांपल अगर आप देख लो तो म्यांमार में डेमोक्रेसी थी, ठीक है, लेकिन फिर अब वहाँ पे मिलिट्री रूल है। उसी तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में अटेम्प्ट था कि जो अफ़गान लेड गवर्नमेंट हो, अफ़गान ओन्ड एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लेकिन नहीं हो पाया। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ऑथोरिटेरियन रेजीम जो है वो श्रिंक कर रही हैं, श्रिंक कर रही है डेमोक्रेटिक स्पेस को, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट है। चौथा है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो वल्नरेबल्स हैं, चाहे वो कंट्री वाइज हो या जो लोग हैं जो वल्नरेबल, चाहे वुमेन हो, चाइल्ड हो, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक और जो मेजर इशू है वो है माइग्रेशन का, क्योंकि जब फ्लड हो रहे हैं, जो लो लाइंग एरिया वो फ्लडेड हो रहे हैं, जो ओशन राइज हो रहा है, ओशन वाटर का राइज हो रहा है, और कहीं पे आपका फ्लड दिख रहे हैं, कहीं पे ड्राउट दिख रहा है, तो लोग को माइग्रेट करना पड़ता है, अपने जो होमलैंड है उसको छोड़ के सेफ़र एरिया में माइग्रेट करना पड़ता है, और एक क्लैश स्टार्ट हो जाता है। जो भी रिसोर्स है उसके ऊपर एक क्लैश देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बहुत एक ओवरलैप है बिटवीन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और कन्फ्लिक्ट। आपको पता होना चाहिए जो 15 कंट्रीज़ जो मतलब इकोलॉजिकल थ्रेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, इनमें से 11 कंट्रीज़ में अभी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब कि देखिए, जो हर एक इंसान जब तक इक्वल लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, इक्वल लेवल पे सिक्योर्ड नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो दूसरा जो इंसान है जो सिक्योर्ड है उसके उसको मतलब कि बेसिकली वो सेफ़ नहीं होगा। कॉमन सिक्योरिटी का अप्रोच यही कहता है कि हर एक इंसान जब तक इक्वली सिक्योर्ड ना हो तब तक पूरी ह्यूमैनिटी सिक्योर्ड नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो $5.50 से भी कम उसका गुजारा चलाती है, अगर आप वर्ल्ड ओवर देखो, ठीक है। और जो एक इनकम इनक्वालिटी है, इससे एक अलग तरह का पोलराइज्ड पॉलिटिक्स देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है। इसके कारण एक गुस्सा लोगों में बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और इसके कारण वायलेंस और वार और ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, रिसोर्स के ऊपर जो गवर्नेंस है वो सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि लोग अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस करेंगे, और गवर्नमेंट फिर वो इनकैपेबल होगी। जैसे श्रीलंका में ही देख लीजिए आप, किस तरह से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको वो ड्यू टू इनइक्वालिटी वहाँ पे जिस तरह से वो इकोनॉमी को वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाई, और पूरी जो श्रीलंकन कंट्री है उसने सफ़र किया, और फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको चेंज करना पड़ा, गवर्नमेंट वहाँ से उनको हटना पड़ा। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इनइक्वालिटी और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो कनेक्ट करती है कॉमन सिक्योरिटी को। उसी तरह करंट और फ्यूचर पेंडेमिक अगर आप देखो तो देखिए, जो भी कोविड हो गया, ठीक है, या बाकी जो इस तरह के वन हेल्थ अप्रोच के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं पेंडेमिक्स का, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और कोविड ने ये दिखा दिया कि अगर हम इकोलॉजी और ह्यूमैनिटी एज अ होल का केयर ना करें तो क्या हो सकता है। तो बात है कि हम कैसे अचीव करें। कॉमन सिक्योरिटी के बारे में तो हमने बता दिया क्या क्या थ्रेट्स है, लेकिन अचीव कैसे किया जाए। तो पहला तो जो भी ग्लोबल आर्किटेक्चर है पीस का, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे यूएन हो या रीजनल लेवल पे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आसियान हो या अफ्रीकन यूनियन हो या फिर सार्क भी हो, उसको इंकरेज करने की ज़रूरत है। अभी आपको पता है कि सार्क जो है वो ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो गया है। हम ट्राई कर रहे हैं बिम्स्टेक उसकी जगह ले ले, लेकिन वो नहीं ले सकता, क्योंकि सार्क अपनी जगह है और बिम्स्टेक अपनी जगह है, ठीक है। दूसरा है कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जरूरी है, जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में या यूएस रसिया के बीच में बातचीत हो, या फिर यूएस और चाइना के बीच में बातचीत हो और स्टेबिलिटी की तरफ हम मूव करें, ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को बहुत तरह का खतरा है, ठीक है। और उसी तरह इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज सिक्योरिटी रिस्क इनटू यूनाइटेड नेशन कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्योंकि क्लाइमेट को हम अलग नहीं रख सकते सिक्योरिटी से। आपको पता है क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू बनते जा रहा है, ठीक है। पहला तो यही है। दूसरा है कि लिंकिंग डिसआर्मामेंट विद डेवलपमेंट,
क्योंकि जितना कम मिलिट्री स्पेंडिंग होगा, जितना कम वेपन्स स्पेंडिंग होगा, उतना ही हम ज़्यादा ह्यूमैनिटी पे स्पेंड कर सकते हैं, उसके डेवलपमेंट पे, उसके एम्पावरमेंट पे हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि मिलिट्री स्पेंडिंग को कम किया जाए और हम मूव करें टुवर्ड्स ग्लोबल पीस डिविडेंड। जो मिलिट्री पर्सनल है उस पर भी कम हम खर्च करें और इंस्टेड हम बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है या कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर ज़्यादा खर्च करें। तीसरा है कि जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल या डिसआर्मामेंट है उसके तरफ मूव करें, ताकि जो भी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हैं वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से टोटली इम्प्लीमेंट हो। ऐसा नहीं हो कि जो न्यूक्लियर पावर जिनके पास है आर्म्स, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्स, वो तो अपनी मनमानी करें, वो बस दूसरे जो नॉन न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर चलाएं अपने कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस गलत है। आप का जरूरी है कि टोटल डिसआर्मामेंट हो, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल हो और साथ में डिसआर्मामेंट हो ऐसे वेपन्स का। चौथा है कि जो आउटर स्पेस वेपन्स पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है किस तरह से चाइना चाह रहा है कि आउटर स्पेस को अपने इंटरेस्ट में यूज़ करे। तो जो भी ट्रीटी है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया। तो हमें ये जो कॉमन रिसोर्स है, कॉमन चाहे वो आउटर स्पेस हो गया या कॉमन सीज़ हो गए, तो इसको और ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, इंश्योर करने की ज़रूरत है कि लोग रूल ऑफ लॉ जो फॉलो करे, जो इंटरनेशनल लॉ है वो फॉलो करे। नेक्स्ट है कि जो सिविल सोसाइटी का उसको और ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं हम, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक वॉच डॉग की तरह काम कर सकती है। वो इंश्योर कर सकती है कि जो कॉमन सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, वो मेंटेन हो। इसमें आपके NGOs भी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं टुवर्ड्स एडवोकेसी या रेजिंग अवेयरनेस। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो कॉमन सिक्योरिटी का इशू है इसको समझा। हमने समझा कि किस तरह से ये जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बियॉन्ड जाके आपका ये कॉन्सेप्ट आता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।